हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम समाधान। आई एम चेतना सोनी। अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे थे प्रीवियसली। पिछली क्लासेस में हमने पॉलिटी पढ़ी है, हमने टॉपिक पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो वो प्लीज़ लास्ट क्लास में रिक्वेस्ट करूंगी कि जाके देख ले, सो दैट वो इस लेक्चर को कनेक्ट कर पाए प्रीवियस लेक्चर से। आपको मैं बताती हूँ कि प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियसली हमने पढ़ा है सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रमुख फीचर हैं वो हमने पढ़े हैं। आज हम उसी में से आगे के फीचर्स पढ़ेंगे। हमने अभी तक 7 फीचर्स पढ़ लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट 18 फीचर है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, पहले भी बताया था कि हमें 18 लेक्चर्स करने पड़ेंगे फीचर्स के लिए। तो अभी हमारे 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। अभी हम 8th लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर पे 9th पे जाएंगे। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, 18 लेक्चर कवर करने हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट सेलिएंट फीचर देखते हैं, वो है फंडामेंटल राइट्स। इसको सेलिएंट क्यों बोलते हैं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया। फंडामेंटल राइट को आपने संविधान का एक तरह से संविधान में उसका दर्जा दे दिया, तो इसलिए क्या ये सेलिएंट हो जाती है सब चीज़ें। आपको मैंने ये सब चीज़ें पहले बताई है। आप प्रीवियस लेक्चर जब देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम फंडामेंटल राइट्स क्या चीज़ हैं ये सब देखते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी हम जो फंडामेंटल राइट्स देखेंगे वो हम एक, आप मान लीजिए कि शॉर्ट में देखेंगे। इन फ्यूचर हमारे पास कंप्लीट एक टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट का। उसके अंदर हम हर एक आर्टिकल विद एग्जाम्पल, प्रॉपरली आपको मैं विद एग्जाम्पल अब भी समझाऊंगी, लेकिन उस टाइम हम 5 से 6 एग्जाम्पल हर एक आर्टिकल के लेंगे, देन हम फंडामेंटल राइट्स समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे आपको सेम हेडिंग दिख रही है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स सेलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का 8th। यहाँ पे आप नंबर लगा लीजिए, सो दैट क्या रहेगा कि जब आप अपने नोट्स बनाएंगे या फिर आपको इसमें से भी अगर आपको कुछ एक पॉइंट और ऐड करने हो तो क्या आपका एक तरह से सीक्वेंसली चलना चाहिए सब। बिकॉज ये आपका मैंने पहले भी बताया कि हम एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि आप तभी पढ़ पाते हैं जब आपने 6 से लेके यूपीएससी तक का पढ़ा हो। तो इसमें इन लेक्चर्स में हमने उस बुक को सिर्फ कॉपी ऐसा नहीं किया है, इसमें आपको एक रिफाइंड कंटेंट मिल रहा है। अगर आपको इसमें कुछ ऐड भी करना हो और अगर कुछ माइनस भी करना हो तब भी आप एक सीरीज में रखिएगा चीज़ों को। अगर आप इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे तो इन फ्यूचर आप बुक के साथ मैच नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। सो अभी आप चलते हैं अब इस पे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। सो द फंडामेंटल राइट आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं। डेमोक्रेसी है क्या, लोकतंत्र, जहाँ पे लोगों का शासन हो एक तरह से। तो डेमोक्रेसी वही होगी जहां पे लोगों के पास कुछ अधिकार होंगे। फंडामेंटल मतलब बेसिक अधिकार, कि ये तो हमारे अधिकार हैं ही और हर व्यक्ति के हैं। किसी भी तरह से उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि इस व्यक्ति को हम ये वाला फंडामेंटल राइट नहीं देंगे। जो भी यहाँ का सिटीजन है, जो भी यहाँ पर है, उनको ये फंडामेंटल राइट मिलते हैं। तो अब हम आगे की स्टेटमेंट्स के साथ डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं चीज़ों को कि फंडामेंटल राइट्स में और क्या क्या चीज़ें हैं। और है कि दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, दैट इज दे आर एनफोर्सिबल बाय कोर्ट्स फॉर देयर वोलेशन। अब देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो जस्टिशिएबल है। जैसा मैंने आपको प्रीवियस, अगर आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट देते हुए कहा था कि अगर मेरा फंडामेंटल राइट कोई वोलेट करता है, कि मुझे राइट टू एजुकेशन से अगर कोई वोलेट कर रहा है 21A, वहां से अगर मुझे कोई वॉयलेट कर रहा है, कोई मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, किसी भी तरह से कोई समस्या अगर पैदा कर रहा है, तो मैं उसके खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज कर सकती हूँ। ये रहता है, ये मैंने आपको बताया था। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो जस्टिशिएबल है। वो क्या है, वो क्या है, आपको उसके लिए न्याय मिलेगा। जस्टिशिएबल इन नेचर, और इसी वजह से वो जस्टिशिएबल है, इसीलिए क्या है, दे आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स फॉर देयर वोलेशन। अब क्या रहता है कि अगर जस्टिशिएबल नहीं होते, अगर इस पे कोई न्याय ही नहीं होता, जैसे आप मान लीजिए कि अभी एक एज है सर्टेन कि 18 ईयर्स की एज में ही आप शादी कीजिए बच्चों की। अगर ये एज आज भी हो रही है, खैर हमारे इंडिया में आज भी होती है, 18 से कम एज में शादी होती है और बहुत सारे लोगों की हुई है, और अभी 2023 में भी हो रही है, आज भी वो सब चीजें हो रही है। जबकि ये आपका एक तरह से मेंशन्ड है कि आपका एक ये फिक्स एक गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दी है आपको कि ये आपको 18 से कम में आप किसी बच्चे की शादी नहीं कीजिए, लेकिन होती है। तो वो क्या है,
हालांकि वो भी एनफोर्सेबल है, वहां भी पनिशमेंट मिलती है। अगर आप बच्चे की कम एज में शादी कर रहे हो तो वो सब चीजें होती है। और सेम चीज कि हमारे जो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्या चीजें आप कनेक्ट कर पाओ, आप चीजों को भूलो नहीं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि लोग बोलते नहीं 18 से कम की शादी कर रहे हैं तो पुलिस आ जाएगी, ये सब चीजें हो जाएगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है, वॉयलेशन है, उसका फंडामेंटल राइट को आप वॉयलेट कर रहे हो। उसका राइट है कि वो कब करे क्या करे, वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है, वो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है ना। तो राइट टू फ्रीडम है, तो वहां पे आप किसी के साथ अगर जबरदस्ती शादी कर रहे हो तो वहां पर आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो। और इस एज के लिए भी हर एक, वो तो देखिए जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे आगे तो हम आपको एक एक चीजें बताएंगे, लेकिन अभी आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि ये सब चीजें जहाँ होती है वहाँ एनफोर्सेबल होना तभी जरूरी है जब वो आपका जस्टिशिएबल हो, तभी वो चीज एनफोर्स कर पाएगी। और इंडिया में तो खास कर अब आप देखिए ना कि जहां पे ये लिखा होता है कि यहाँ पर थूकने का 500 रुपये जुर्माना है, वहां कोई नहीं थूकेगा। लेकिन जहां बिल्कुल साफ सुथरी जगह है, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, चाहे वो बहुत एक आपको पीसफुल जगह लग रही हो, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो इस तरह से गंदगी करते हैं। क्योंकि वहां पे क्या है, 500 रुपये का जो फाइन है ना वो एनफोर्सेबल नहीं है। जहाँ पे एनफोर्सेबल होता है वहां पे ये चीजें नहीं होती। अभी जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, बाइक के जो चालान होते हैं, गाड़ियों के जो चालान होते हैं, वो क्या होता है कि जब आप कार से ट्रेवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको पता है अगर आप लाइक जयपुर में या दिल्ली में या मुंबई में ऐसे किसी शहर में जा रहे हो, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप डेफिनेटली यू विल वेयर सीट बेल्ट। बट अगर आप किसी गांव में ट्रेवल कर रहे हो, किसी गांव में अगर आप गांव के अंदर की साइड में अगर चल रहे हो तो आप सीट बेल्ट नहीं वेयर करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो क्या होता है कि इंडिया में क्या हर जगह लाइक आप लगा लीजिए फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही हुआ कि एनफोर्सेबल वो होंगे। तो इंडिया में तो खास करके जरूरत है जहां पर आपकी खुद की लाइफ की आपको कम टेंशन रहती है, पुलिस के लिए आप सीट बेल्ट पहनते हैं, तो वहां पे आपके फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एनफोर्सेबल क्यों है, इसलिए एनफोर्सेबल है। अगर एनफोर्सेबल नहीं होगा तो हमसे कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट छीन लेगा, हमारे पेरेंट्स छीन लेंगे, हमारे इन लॉज छीन लेंगे, हमारे फ्रेंड सर्किल छीन लेगा, कोई भी छीन लेगा। राइट टू फ्रीडम है। अब आपको अगर बाहर रहना है, आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो यू कैन डू, लेकिन अगर ये राइट नहीं होता, अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होता तो आपको कोई बाहर आने ही नहीं देता। तो ये सब चीजें हैं, इसको बोलते हैं एनफोर्सेबिलिटी। सो आई होप कि आपको ये प्रॉपर स्टेटमेंट क्लियर होगी कि जस्टिशिएबल और एनफोर्सेबल क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बात करते हैं। हाउएवर द फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब मैंने आपको अभी क्या, ये बड़ा ही आपको एक तरह से चेंज लगेगा स्टोरी में कि आपको मैंने अभी बताया था कि ये क्या हमारे फंडामेंटल राइट है, ये जो एकदम आप मान लीजिए कि एनफोर्सेबल है, ये तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अभी मैं इस स्टेटमेंट में क्या बोल रही हूँ कि द फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। वो एकदम एब्सोल्यूट नहीं है कि आपकी कुछ भी हो जाए, धरती ऊपर से नीचे हो जाए आपका यही रहेगा राइट, ऐसा नहीं है। एंड दे सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगती है। अब आप सोचिए कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, अब उसका फंडामेंटल राइट है, अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट उसका ये है कि वो जहां चाहे वहां रह सकता है, वो जो काम लाइक लीगल जो काम है, वो अच्छा काम जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर उसने किसी का मर्डर किया है तो क्या हम उसे बाहर रहने देंगे? नहीं, उस टाइम हम उसका फंडामेंटल राइट वापस ले लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कौन सा राइट रेस्ट्रिक्ट करते हैं? हम उसको जेल में रखते हैं। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उसको जेल में रखती है। तो यहाँ पे हुआ ना फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट। तो आप चीजों को समझिए, एब्सोल्यूट नहीं है बट यस एनफोर्सेबल है। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट एंड कैन बी curtailed और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि सैक्रोसेंट मीन्स कि एकदम फिक्स नहीं है कि इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इसमें चेंजेस होते हैं। अभी क्या है, अभी हमारे पास जो अभी हम करंटली में आज 2023 की अगर बात करूं तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, लेकिन प्रीवियसली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे। और 7th राइट जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब वो राइट नहीं है। पहले ये था कि आप कोई भी प्रॉपर्टी कितनी भी ओन कर सकते हो, लेकिन अब वैसा नहीं है। ठीक है, तो अभी आप समझिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने क्या किया, हमने हमारा फंडामेंटल राइट हटा दिया या फिर हमने उसको चेंज कर दिया, उसमें हमने मॉडिफिकेशन कर दिए। तो इसमें भी हो सकता है इन फ्यूचर, हमें नहीं पता कि क्या पता हमारा इनमें से भी कोई राइट अगर कटेल हो जाए, रिपील हो जाए, कहीं कोई चेंज हो जाए, तो एकदम सैक्रोसेंट नहीं, एकदम फिक्स्ड नहीं है कि आपका ये राइट है तो आपको ये अधिकार अगर बोल दिया तो ये 7 जन्म तक इंडिया में चलेगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग या फिर हमारे देश की भलाई के अकॉर्डिंग चीजें चेंज करती है। राइट टू प्रॉपर्टी से हमारे देश को लॉस था, उसको गवर्नमेंट ने सही किया। तो इन फ्यूचर भी अगर कभी ऐसा लगेगा तो गवर्नमेंट कैन डू दिस, सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, सो दे आर नॉट सैक्रोसेंट। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। आप समझिए कि दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड, हमारे सारे फंडामेंटल मोस्टली जो हमारे 6 राइट्स हैं उसमें से हमारे मोस्टली जो राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। किस टाइम किए जा सकते हैं? जब हमारे देश में क्या हो, इमरजेंसी लगी हो। अगर आपको पता होगा तो 1975 की जो इमरजेंसी थी उसके बारे में अगर हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जब हमारे पास टॉपिक्स आएंगे तब हम 1 to 1 सब चीज़ें क्लियर करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपके फंडामेंटल राइट ले लिए जाते हैं कि आप 4 लोग कहीं खड़े नहीं हो सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई रिलीजियस प्रोग्राम नहीं कर सकते बहुत सारे लोग मिलके। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि हमारे जो इमरजेंसी लगी थी तो क्या कुछ हमारे राइट क्या हुए थे, सस्पेंड हो गए थे। अब आप देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि सारी राइट, अब उसमें हमारा एक राइट है, राइट टू लाइफ। आप किसी को ऐसे मार नहीं सकते बिना वजह। तो वो जो एक्ट है ना, वो जो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 एंड 21, वो आर्टिकल को छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल हमारे नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इन फ्यूचर भी अगर कभी ऐसा होगा तो द सेम विल हैपन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, द फंडामेंटल राइट आर मेंशन्ड इन पार्ट 3। ये जरूर आप याद रखना कि पार्ट 3 में क्या है, क्योंकि पूछ लेता है कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है। पार्ट 3 में आप हमेशा याद रखना कि 3rd पार्ट में क्या मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट, ठीक है। और इसी तरह से पार्ट 4, 5 हम आगे आगे आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट टिल टुडे। अब हम आगे देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम अब हर एक हमारे पास जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हम आर्टिकल वाइज उनको याद कर सकें, बिकॉज आपके क्या क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। आप कोई भी एसएससी का प्रीवियस एग्जाम्स उठा के देख लो, या फिर आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो जो एक स्टेट लेवल पे होता है, जो एक नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो किसी भी भर्ती का एग्जाम हो, उसमें क्या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपसे कभी पूछ लेगा कि एबोलिशन ऑफ टाइटल कौन सा आर्टिकल, आपको 10 एक जैसे दे दिया, 28 दे दिया, आर्टिकल 28, आर्टिकल 38, आर्टिकल 8, कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं वो तो ऑप्शन में। तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ें, हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये इसीलिए आपको बताया गया। अगर आप उस बुक में जाएंगे, एम लक्ष्मीकांत की बुक की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे आपको ये चीज़ें मेंशन नहीं है, ये आपको खुद से करनी है। तो ये जो आपको खुद आप ढूंढते हैं ना, वो चीज़ें हमने आपको पहले ही कंटेंट में दे दी है। तो आप यहाँ से आप इजीली सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं 6 to यूपीएससी लेवल तक का। अब हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारा राइट है वो है राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। अब ये जो राइट टू इक्वेलिटी है ये आर्टिकल 14 to 18 के अंदर मेंशन्ड है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी कानून की बात आती है तो वहां पे सब सम्मान है। ऐसा नहीं होता कि भाई अगर ये पैसे वाला है तो इसके लिए हमारा कानून कुछ और हो जाएगा, अगर ये गरीब है तो इसके लिए कुछ और हो जाएगा। हमारा अगर किसी ने मर्डर किया है तो वही सजा एक बिजनेसमैन को मिलेगी और वही सजा एक रिक्शे वाले को मिलेगी। सो सबके लिए कानून क्या है, सेम है। अब दूसरा क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब वही सेम हम एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या है, अगर आप कुछ लॉ है उसके लिए अगर आप रिक्शे वाले के अगर आप लॉ प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपको बिजनेसमैन के भी लॉ प्रोटेक्ट करने हैं। आप भेदभाव नहीं कर सकते, आपको इक्वल रखना है। इसमें आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। अब नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 15 क्या कहता है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब वही अगर आपके ऊपर कोई भेदभाव करता है किसी भी तरह से, कास्ट पे, क्रीड पे, रिलीजन पे, लाइक जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है उस पे, तो आप
क्या है, वो आपका फंडामेंटल राइट है, उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट स्टेट डिस्क्रिमिनेट ना करें। आपकी फैमिली है वो एक पर्सनल मैटर है, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये है कि स्टेट को ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आप अपने सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे आपस में इन सब चीजों पे कि लाइक ये गोरा है तो इसको जॉब दे दूं, ये काला है तो नहीं, सबको इक्वल रखना है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब हम आगे देखते हैं, सेम अभी वही आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 16, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब आप देखिए वही कि अगर कोई दो लोग हैं, दो लोग ने सेम एग्जाम पास किया है, एक के मार्क्स 100 में से 91 आए हैं, दूसरे के भी 91 आए हैं। अब पोस्ट मान लीजिए आपकी एक है, एक ही पोस्ट है, आप एक ही को ले सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये सब नहीं होगा कि जो गोरा दिख रहा है या फिर जो कास्ट जिसकी ऊंची है, जो भी सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको जज करता है। तो आप ऐसे जजमेंट के आधार पे किसी को भी एम्प्लॉयमेंट पे जज नहीं कर सकते, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी दोनों के पास, या तो आप दोनों का दोबारा कोई टेस्ट कराइए या कैसे भी उनको जज करिए, लेकिन आप ये सब जो पैरामीटर्स है इन पे जज नहीं कर सकते, कास्ट पे, रिलीजन पे, क्रेड पे, यहाँ पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब क्या है, पहले आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी कि एससी है, ये एसटी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनके साथ बैठना नहीं है, घूमना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, मतलब हम अवॉइड कर रहे थे। और आज भी होता है ऐसा, आज भी हो रहा है, बहुत जगह होता है कि आप एससी एसटी इन सब लोगों को आप एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, जबकि आई रिस्पेक्ट कि जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ही ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम ए एससी कम्युनिटी, लेकिन आप देखिए कितने इंटेलिजेंट थे वो, कितने स्मार्ट थे, उन्होंने किस तरह से हमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करके दिया है। सो कास्ट डजेंट मैटर, हमारी एजुकेशन हमें यही तो सिखाती है, लेकिन इंडिया में एजुकेशन कम है, इस वजह से हमें क्या इसको फंडामेंटल राइट में लाना पड़ा। इस लेवल की एजुकेशन कम है, तो आप समझिए कि ग्रोथ अगर आपको करनी है तो आपको हमेशा बुक से एसोसिएटेड रहना ही पड़ेगा, आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, आपको नई चीज़ें सीखनी अपने लाइफ में, हमेशा आप नई चीज़ों को आने दो। जब आप कोई चेंज आने ही नहीं देंगे तो आप कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे बेसिकली। तो अभी क्या है, इसमें ये है 17 आर्टिकल क्या कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप ऐसे आप किसी को बोल दो, जैसे कोई नेता है, अगर वो किसी दौरे पे जा रहे हैं या फिर वोट भी मांगने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता ना, वैसे तो वोट मांगने की तो अगर मैं बात करूं तो वोट मांगते टाइम तो वो हर किसी के यहाँ ही जाते हैं, अगर किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो वो ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये एसटी है, इसको अगर मेरे पास शादी का कार्ड है तो मैं नहीं जाऊंगा, ये है इस पे जाऊंगा। हाँ, पर्सनली उनकी चॉइस है कि उनके पास टाइम है नहीं टाइम है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन इस स्टेट ऑफ माइंड से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी को आप अबोलिशन करो, उसका आप उसको प्रोहिबिट करो एक तरह से। जैसे कि क्या है, आप किसी के हाथ का पानी नहीं पी रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक पीक पे थी इंडिया में, और आज भी है, बहुत सारे गाँव में है, आज भी पीक पे है। आप राजस्थान चले जाइए तो वहाँ पे है, आप हरियाणा चले जाइए वहाँ भी है, और पंजाब में थोड़ा कम है, लेकिन हाँ मोस्टली इंडिया में ये चीज़ें हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को खुद ही ठीक करना है, क्योंकि आने वाली जनरेशन आप लोग ही हैं, हम लोग ही हैं, तो हमें ठीक करना है। तो इसीलिए हम ये चीज़ें 6 से पढ़ते हैं, 6th क्लास के बच्चे को ये चीज़ें समझाते हैं, ताकि क्या उसका माइंड सेट इतना अच्छा हो, जब वो बड़ा हो तो वो ये सब चीज़ें सोचे ही नहीं। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी का एबोलिशन करना। अब नेक्स्ट बात करते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल। अब टाइटल्स की अगर मैं बात करूं तो पहले आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में क्या था, राजा थे, मुगल थे, ये सब लोग शासन कर रहे थे। तो क्या होता था कि आज भी अगर आप देखें तो कई जगह क्या होता है, महाराजा धीराज, दिग्विजय सिंह, इस तरह के टाइटल्स वो रखते हैं। तो वो पर्सनली अपनी फैमिली में अपना नाम कैसे यूज करें, लेकिन जैसे कि आपका आधार कार्ड बन रहा है तो उसमें आपने कभी देखा है मिस्टर, मिस या मास्टर, इसके अलावा कोई टाइटल आता है? नहीं आता। कभी ऐसा आता है महाराजा धीराज दिस, ऐसा नहीं आता। तो टाइटल का क्या है, एबोलिशन करना। आप घर में हैं, आप 4 लोग हैं, आप 10 लोग हैं, या फिर आप 100 लोग भी हैं, आप अपनी कम्युनिटी है। जैसे कि आज भी अगर हमारे बात करें तो जो राजा महाराजा के जो खानदान है वहाँ पे उनको आज भी राजा ही समझा जाता है, उनका टाइटल है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो जस्ट अपने ही एक प्रेमाइसिस में कर रहे हैं, या फिर अपने एक छोटे से गांव कह लो, शहर, उसको जो भी आप कह सकते हैं कि आप अपने एक रूम में कर रहे हैं। ऐसी चीज़ है कि वो अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। मैं उनको महाराजा धीराज कहूँ ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैं उनका नाम ले सकती हूँ, ये मेरे पास फ्रीडम है।
क्योंकि उनका टाइटल अगर मैं उनसे पूछूं कि एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल नहीं पढ़ा आपने, तो आप इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट कीजिए तो आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो टाइटल्स ये होते हैं, और आपको टाइटल्स अवॉइड करने के लिए, एबोलिशन करने के लिए गवर्नमेंट कौन सा आर्टिकल बताती है, आर्टिकल 18। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट राइट हमारी जो कौन सा है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा राइट है राइट टू फ्रीडम। इसको बोल सकते हैं कि आप एक तरह से स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब ये हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 में मेंशन है। अभी आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे ये क्लास हमारे सारे सेलिएंट फीचर हो जाएंगे, प्रिएम्बल हो जाएगा, उसके बाद में हम आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एसएससी से लेके यूपीएससी तक के लेवल के, एनसीईआरटी तक के लेवल के सारे आपको कराएंगे। उसके बाद में हम आपका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे एमसीक्यू, तो उसमें सब चीज़ें आएगी। तो आप हर एक क्लास को अच्छे से देखिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो आप ये नंबर्स पे, ये नंबर्स आते हैं, नंबर्स बेसिक है, ये तो आपसे कोई भी पूछ ले, अगर आपसे कोई टीचर ऐसे ही पूछ ले कि आर्टिकल व्हाट इज दिस आर्टिकल 17, आपको नहीं पता, आप इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये तो पता ही नहीं आर्टिकल 17 क्या होता है। हो सकता है आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, लेकिन नंबर्स पॉइंट पे होने चाहिए, इसी से इंप्रेशन जाता है आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है वो हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 में मेंशन है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 19 क्या बोलता है। आर्टिकल 19 सेज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस। ठीक है, अब क्या है, आप कुछ भी अपना बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा आपको आपका मन करे, इस चीज का आपको पूर्णतः अधिकार है। आपको किसी चीज की खुशी है, सपोज कीजिए आपके दोस्त की जॉब लग गई, आपको उसके लिए कुछ अच्छा बोलना है 4 लोगों में खड़े होके, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको पुलिस से, आपको कहीं भी बोलना है, आपको 10 लोगों के बीच में बोलना है, तो आपको पुलिस ये नहीं बोल सकती कि हाँ, अब अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में देन बात हो रहा है, क्या पता कोई ऐसा ही प्लेस हो जहाँ पे आपको शांति बनाए रखनी हो, वहाँ पे आप बोल रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। बट येस, अगर आपको कुछ के लिए कुछ प्रेजिंग वर्ड्स बोलने हैं, या फिर उसके लिए आपको अच्छा लग रहा है, आपको उसका एक अच्छा, एक वार्म वेलकम काइंड कुछ करना है, तो यू आर टोटली फ्री टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए, आप अपने विचार एक्सप्रेस कीजिए, ये है राइट टू फ्रीडम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आर्टिकल 20 बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब क्या कहता है आर्टिकल 20, आप बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, क्या बहुत ही कंफ्यूजन रहती है इसको समझने में। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, आपको उसकी एक बार सजा हो गई, आपको 1 साल की जेल होगी, आप आ गए घर, अब 4 दिन बाद में पुलिस वाले का आपके पास फोन आ रहा है कि सर आपको फिर से अरेस्ट करना है। वैसे तो आपको सर बोलेंगे नहीं इफ यू आर ए क्रिमिनल, बट यस, तो आप सेम क्राइम के लिए 2 बार जेल नहीं जाएंगे। आपके पास क्या है, राइट है। आर्टिकल 40 ये बोलता है कि मेरा जो कन्विक्शन है फॉर ऑफेंसेस, अगर मैंने एक क्राइम किया है तो मेरे को एक ही बार सजा मिलेगी उस क्राइम की, चाहे वो आप मुझे उम्र कैद दो, चाहे वो आप मुझे लाइक टिल दैट जो भी मुझे आपको सजा देनी है वो दो, लेकिन उसकी सजा आपको बार बार नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चोरी करी तो आप अब हर साल 6 महीने जेल जा रहे हो, ये नहीं होता। तो ये क्या आर्टिकल 20 हमारा ये बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसकी हम आपको हिंदी में भी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। हिंदी में भी जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, ये क्या है बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी मैंने बाईलैंग्वेज बनाया नहीं है, बट यस आपको हिंदी में भी पीडीएफ आपकी प्रोवाइड कर देंगे। अभी देखते हैं आर्टिकल 21 क्या बोलता है। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 21 ए क्या बोलता है, आर्टिकल 21 ए बोलता है राइट टू एजुकेशन। ये बाद में ऐड हुआ था, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। अभी आप देखिए आर्टिकल, मैंने आपको अभी जस्ट लास्ट टर्म, इससे पहला जो हमने डिस्कस किया था, इससे पहली स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था कि दे कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे हमारे जो राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ कौन सा राइट सस्पेंड नहीं होता, 20 और 21। अब आप देखो आगे कि 20 और 21 राइट है कौन सा। 20 जो राइट है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, की आपको बार बार एक क्राइम की सजा आप इमरजेंसी में भी नहीं दे सकते, कि आप किसी एक को ही लेके जा रहे हो बार बार, कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको आप एक ही बंदे को बार बार सजा दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ये राइट आपका क्या है, आप ये मान लीजिए कि एवरग्रीन है, ये हमेशा रहेगा। और आप देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ। अगर आपके पास इमरजेंसी बहुत सारी स्टेट में लगती है, अब इमरजेंसी इस चीज़ में भी लग जाती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, जैसे साउथ कोरिया की अगर मैं बात करूं, सॉरी नॉर्थ कोरिया की अगर मैं बात करूं,
तो वहाँ पर क्या है ना कि जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, अगर इमरजेंसी लग गई, आप सोचिए, अगर इमरजेंसी लग गई, और हमारी इमरजेंसी इस वजह से लगी है कि हमारे नेशन में पैसे खत्म हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आप किसी को गोलियों से उड़ा नहीं सकते कि भाई अब 1 करोड़ 200 करोड़ लोग हैं, इनको मैं कहाँ लेकर जाऊं, इनको कैसे खाना खिलाऊं। तो गवर्नमेंट क्या है, किसी को शूट नहीं करवा सकती, किसी की लाइफ को हार्म नहीं कर सकती। राइट टू लाइफ आपका क्या है, हमेशा रहेगा। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, बिकॉज आप क्या चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ सेम, क्योंकि आपको जब एग्जाम्पल रहेगा दिमाग में, आप जब सुनेंगे तो आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, आप भूलेंगे नहीं। हम नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल जो 21A है, ये है राइट टू एजुकेशन। पहले ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ओरिजिनली, बाद में ऐड किया गया है। ये हमारा जो आर्टिकल है 21A। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 क्या बोलता है। आर्टिकल 22 ये बोलता है राइट अगेंस्ट अरेस्ट, राइट टू हैव अ लॉयर ओनली इन क्रिमिनल केसेस। अब आप समझिए कि आर्टिकल 22 ये बोलता है कि आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया है, तो उस बंदे के पास राइट है कि वो अपना एक लॉयर हायर कर सके, वो बेल लेने के लिए जा सकता है, अप्लाई कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, ये राइट है उसका, फ्रीडम। वही मैंने बोला ना कि वो जेल में ना रहे, इसके सारे प्रयास पहले हो जाते हैं। जो भी कोई अगर जेल में है, अगर काफी टाइम से सजा काट रहा है, तो इट मीन्स कि उसके जो भी लॉयर है, उसकी जो भी फैमिली, उसने सब तरह के सारे ये लॉज वगैरह, सब चीज़ों की एक कहते हैं ना कि सब चीज़ों की एक बात रख के, सब चीज़ों को आगे रख के उन्होंने देख लिया, तब भी अगर नहीं होती चीज़ें, तब वो बंदा जेल में जाता है। तो हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, आपको मैंने बताया था कि हमारा जो ये जेल में जब हम किसी को लेके जाते हैं, तो ऑब्वियसली फ्रीडम का तो राइट उसका जाएगा ही, वो तो वेरी क्लियर है। तो क्या है ना कि उसने अगर कोई ऐसा क्राइम ही अगर ऐसा किया है कि उसको बाहर रहना ही नहीं है, तब तो वो नहीं रहता। लेकिन हाँ, उसके पास एक राइट होता है कि वो क्रिमिनल केसेस में है, ये सिविल केसेस में नहीं है, पर्सनल में नहीं है, ये क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि वो एटलीस्ट ये तो कर सकता है, अपना लॉयर तो खुद हायर कर सकता है। क्रिमिनल केसेस में हमने उसे इतनी फ्रीडम दी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हर किसी का फंडामेंटल राइट है। बिकॉज आप समझिए ना, हर किसी को आप उस वे से नहीं देख सकते ना, हर कोई क्रिमिनल नहीं होता है, कई बार झूठे केसेस भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम आगे देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसके अंडर क्या होता है हम वो देखते हैं। उसके अंदर 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 है अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। अब क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, एनिमल ट्रैफिकिंग होती है, एग्जॉटिक स्पीशीज की ट्रैफिकिंग होती है। जैसे हम अगर हमारे यहाँ से कोई स्पीशीज है, कोई वाइल्ड लाइफ में कोई भी स्पीशीज है, अगर वो बाहर जा रही है, तो वो भी एक तरह से क्या है, वहाँ बाहर जाके वो क्या एग्जॉटिक हो जाएगी। अगर इंडिया में कोई बाहर का स्पीशीज आ रहा है तो वो एग्जॉटिक है। ये एक इंग्लिश का वर्ड है कि आप लगा लीजिए कि एक तरह से बहुत ही रेबेल जो होता है, सबसे अलग, तो वो होता है एग्जॉटिक। तो एग्जॉटिक स्पीशीज जो रहती है ना, मैं ये एग्जॉटिक के लिए भी बात कर रही हूँ, नॉर्मल ह्यूमन के लिए भी बात कर रही हूँ, सब लोगों के लिए जो भी लिविंग है। तो आप किसी की भी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। आप जैसे ट्रैफिकिंग करके मोस्टली क्या हो रहा है, बच्चों को आप ट्रैफिकिंग देखते होंगे, उनकी ट्रैफिकिंग होती है, देन वो क्या सिग्नल्स पर बेगिंग कर रहे हैं, या फिर गर्ल्स जो है वो आपको पता है कि किस तरह से उनकी मतलब कितनी वो एक बहुत ही एक बुरी सिचुएशंस में वो चली जाती है। जब उनकी ट्रैफिकिंग हो जाती है तो कहाँ कहाँ उनको रहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, वो बार बार उनको बेचा जा रहा है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये क्या, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर कहीं अभी आप देखते हैं ना कि कोई मिसिंग है, मिसिंग होता है, तो सबसे पहला शक यही जाता है कि कहीं कोई ट्रैफिकिंग तो नहीं होगी, कोई बच्चा उठा के, तो ये बड़ा ही एक कॉमन टर्म है, किसी का बच्चा तो उठा के नहीं ले गया, अरे वो बच्चा कोई कोई उठा के तो नहीं लेके गया। हर आप देख लेना, हर 6 महीने बाद ऐसी न्यूज़ वायरल होती है कि ऐसे 5-6 लोग आए हुए हैं और बच्चे को उठा के ले जाते हैं, लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, इस तरह की न्यूज़ आती है। तो वो बार बार आपके दिमाग में एक तरह से ट्रिगर करता है कि नहीं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और हमारे से अगर वो इस तरह से हमारे को किडनैप करेंगे तो क्या होगा, बाद में ट्रैफिकिंग होगी, ऑब्वियसली ट्रैफिकिंग ही होगी, घर पे तो कोई रखेगा नहीं आपको। तो उसके लिए उसके अगेंस्ट आपके पास फंडामेंटल राइट है। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, किसी की फैमिली में भी ऐसा होता है, तो वो पुलिस के पास उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, इसके अगेंस्ट वो रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 24। अब ये क्या है, ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है। आपको भी पता होगा कि 18 से कम में अगर आप किससे काम करा रहे हो तो वो चाइल्ड लेबर है,
और ऐसा काम अगर करा रहे हो जहाँ पे क्या उस बच्चे की ग्रोथ रुक रही है, अगर आप 5-7 साल का बच्चा है, उसको आपने 5-6 किलो का कुछ वजन दे दिया, वो दिन रात चक्कर ही काट रहा है, तो ऑब्वियसली वो बच्चा बच्चा है ना, वो बहुत छोटा। और ऐसा आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत होता है, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में देख लीजिए, जो हाईवे पे ये जो ढाबा वगैरह होते हैं तो इनमें बहुत है। और आप ये जो अगर आप चूड़ियों की मार्केट में बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा ये फरीदाबाद साइड जो बेंगल्स की मार्केट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है चाइल्ड लेबर। तो वहाँ पे क्या होता है, काम टफ नहीं होता है, वहाँ पे क्या सिटिंग काम होता है, लेकिन वो चाइल्ड लेबर है बिकॉज 24/7 वो एक उनसे कांच के ऊपर काम कराया जा रहा है। आप बच्चे से काम करा ही नहीं सकते, किसी भी बच्चे से पेरेंट भी नहीं करा सकता। हाँ, पेरेंट हेल्प करवा सकता है, बट ये नहीं है कि वो सारे ही उस पर थोप दे। अगर बच्चे ने कंप्लेन कर दी कि नहीं मेरे को इस तरह से डिप्रेस किया जा रहा है, तो वो वहाँ पर रॉन्ग है। और एक्चुअली अगर किसी के पेरेंट्स तो देखो करवाते भी नहीं है, टचवुड पेरेंट्स सबके बहुत अच्छे होते हैं, बट यस ये चीज़ें ट्रैफिकिंग के बाद में होती है। और चाइल्ड लेबर ये वहाँ होता है जहाँ ऑर्फन बच्चे हैं, जहाँ उनकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास आर्टिकल्स है। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को देखते हो जो कि आपको बहुत छोटा लग रहा है और वो कोई ऐसा काम उससे कोई करवाया जा रहा है पैसों के लिए, उससे कोई ऐसा काम करवाया जा रहा है जो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, जो उसकी एजुकेशन को अफेक्ट कर रहा है, फिर जो उसके बचपन को अफेक्ट कर रहा है, तो यस आप कंप्लेन कर सकते हो। आपके पता ही है चाइल्ड हेल्पलाइन हर जगह होती है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए, ये सब चीज़ें आपको अवेयर करती है। आप ये आर्टिकल पढ़े, आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होगा, या अगर पता भी होगा तो आपको क्या है, एक नया नया आइडिया मिलता रहता है। अच्छा, अगर मैं किसी बच्चे को देखूं तो मैं इस आर्टिकल के अगेंस्ट उसके लिए कंप्लेन कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें बताना ही मेन पर्पज होता है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज नॉट अबाउट कि आप लिखते रहो लिखते रहो देखते रहो, ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन इज अबाउट कि आप कनेक्ट कर पाओ। आप कोई अगर ऑफिसर भी बनेंगे तो आपका काम वहाँ पे पढ़ने का थोड़ी है, आपको वहाँ पे पढ़ना थोड़ी है, आपको वहाँ पे कनेक्ट करनी है चीज़ें। आपको ऐसा देखना है, अच्छा ये अभी मैं क्या करूँ, अच्छा ये ऐसे बच्चा है तो अभी मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, तो आपको पता है कि ये आर्टिकल है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं इसके बेसिस पे, उसका फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। जैसे कि हमारे इंडिया में, मैं आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि इंडिया में रिलीजन के नाम पे, कल्चर के नाम पे, हर चीज के नाम पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। मैं तो कहूंगी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। अगर आप रिलीजन की बात करो तो इतने सारे रिलीजन इंडिया में है जितने किसी वर्ल्ड में नहीं है, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में नहीं है एक साथ। एक मतलब एक इसी लोकेशन पे आप मान लीजिए ना कि अगर एक सिटी है दिल्ली, तो वहाँ पर भी आपको सब रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है बाकी देशों में। अभी हम देखते हैं कि आर्टिकल जो हमारा फ्रीडम टू रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, वो है आर्टिकल 25 to 28। अब हम देखते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम टू कॉन्शियंस। अब क्या है, आप अपने मन में कोई भी विचार बना सकते हैं, आप टोटली फ्री। आप किसी भी धर्म को, किसी भी गुरु को आप मान सकते हैं, आपको कोई ये नहीं कहेगा। आपने अपने मन में किसी को माना है, सपोज करिए कि आपने कृष्ण जी को मान लिया, तो आपको कोई दूसरा आके ये नहीं बोल सकता कि नहीं आपने बहुत गलत कर दिया, आपके साथ लड़ रहा है, आपके साथ मारपीट कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। लीगली आप टोटली फ्री है, आपका जो मन करे वो करे। अगर ये अगर आपका राइट टू फ्रीडम अगर फंडामेंटल नहीं होता तो आप सोचिए इंडिया में क्या होता। कोई बोलता नहीं जैन धर्म अच्छा है, कोई बोलता हिंदू धर्म अच्छा है, कोई बोलता मुस्लिम, तो रह ही नहीं पाते हम सरवाइव ही नहीं कर पाते, एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर पाते। अभी भी अगर ये एक सेकंड के लिए भी, 10 मिनट के लिए भी अगर इसको वायलेट कर दिया जाए तो आप इमेजिन कीजिए कितने दंगे हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा। ये इमेजिनेशन, ब्रॉड विजन, यही एक चीज है जो आपको करनी है। आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है कि अगर ये सोचो, अगर ये नहीं हो, अगर कहीं से वायलेट हो जाए, अगर कहीं से ये दो दिन के लिए अगर ये बंद हो जाए कि नहीं आज आपका ये मैं हटा रहा हूँ, अब ये राइट टू फ्रीडम नहीं है रिलीजन का, तो कितनी प्रॉब्लम होगी। लोग कितना वो लाइक ड्रैग करेंगे रिलीजन को अपने ऊपर कि नहीं मेरा रिलीजन ऊपर जाना चाहिए। तो एक्चुअली ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाई गई है, और आपको इनको जस्ट एज ए आर्टिकल नहीं पढ़ना, आपको इनको एज ए लाइफ पढ़ना है। जैसा कहा भी जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 26 क्या बोलता है। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। मैंने आपको बोला पहली चीज तो ये कि आप अपने मन में किसी को भी माने, आपका जो मन करे आप वो सोच सकते हैं, जो आपका मन करे उसके लिए आप
आस्था रख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ कि आप अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हैं। आपको कोई ये नहीं बोलेगा, अगर आप अपने घर में जागरण रखवाया है तो आपको पुलिस आके ये नहीं बोल सकते कि आपने क्यों रखवाया है, आपको अलाउड नहीं है। अगर जैसे मुस्लिम्स का जो भी फंक्शन होता है तो आपको ये नहीं बोल सकता, ना ही पुलिस ना ही कोई और, ना स्टेट और ना इंडिविजुअल, कि आपने ये क्यों करवाया है। सिख सिख जो होते हैं उनके घर में पाठ वगैरह होता है, तो आप उस पे ऑब्जेक्शंस नहीं कर सकते। वो फ्री है रिलीजियसली, वो जो मर्जी करे अपने घर में, वो जो भी करे, तो वो फ्रीडम है उनके पास, तभी हम करते हैं ना। अगर हमारे पास फ्रीडम ही नहीं होता तब हम कैसे करते। हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब इसमें क्या होता है कि आपने सुना भी होगा कि मंदिर पे टैक्स नहीं लगता, मस्जिद पे टैक्स नहीं लगता। अब क्या है, जब आप प्रमोट कर रहे हो, किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हो, अब धर्म को प्रमोट कैसे किया जाता है, जैसे आपने कोई कलश यात्रा निकाल दी, जैसे आपने कुछ भंडारा करा दिया, तो उसमें क्या प्रमोशन है, वो ही क्या है, वही प्रमोशन होता है ना, कि आज शिवरात्रि है तो आज यहाँ पे ये है, यही तो प्रमोशन होगा, इसमें कोई और तो कुछ प्रमोशन होगा नहीं। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन, कि क्या लोगों को पता लगता है अच्छा आज शिवरात्रि है, नवरात्र है। तो इन सब चीज़ों पे आप जो भी कुछ काम करते हैं ना, लाइक आप कुछ अगर भंडारा लगवा रहे हैं या फिर आप अगर कुछ भी आपने कुछ भी ऑर्गेनाइज किया है, तो उस चीज़ पे टैक्स नहीं लगता, चाहे आप कितने भी महंगा करें। अगर आपको यात्रा लेके जा रहे हैं, चाहे वो आप कहीं भी लेके जा रहे हैं, तो उस पर भी क्या है, टैक्स नहीं लगता। आपको अगर कोई मंदिर बनवाना है उस पर भी टैक्स नहीं लगता, चाहे आप कितने करोड़ की कंस्ट्रक्शन करवाएं। तो ये रहता है कि आपको टैक्स फ्री पेमेंट है यहाँ पे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 28 क्या बोलता है, फ्रीडम टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब इसमें ये बोलता है कि आप एक चीज़ समझिए कि किसी भी जगह पे, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, या फिर कहीं भी मैं बात करूँगी, कहीं भी स्टेट के किसी भी ऑफिस में क्या होगा कि ऑफिस हो कह लो आप, या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन कह लो, वहाँ पे आपको पता है डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो वहाँ पे हर धर्म का बच्चा होगा, हर धर्म के लोग होंगे। अब आप किसी को, आप मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, आप गणेश जी की पूजा कर रहे हो, वहाँ पे 2 मुस्लिम लोग बैठे हैं, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप आओ, आप हमारी पूजा में, आप आरती क्यों नहीं गा रहे। इस चीज का उनका मन है अगर, तो वो अटेंड करें, उनका मन नहीं है तो वो अटेंड नहीं करें। अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है, अगर वो भी अपना कुछ करवाते हैं, कुछ भी अपना कोई फंक्शन करते हैं लाइक ईद, तो आपका अगर मन करे तो आप अटेंड करो, नहीं तो आप नहीं करो। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि भाई, अब आप एक सोचिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई पुलिस स्टेशन है, उसमें सारे हिंदू है, एक मुस्लिम है सिर्फ, तो सारे हिंदू मिलके उसको परेशान नहीं कर सकते कि आप एक्चुअली आपने क्यों नहीं गणेश जी की आरती की। तो ये क्या, ये हमारा फंडामेंटल राइट। और सेम कंडीशन अगर कहीं ऐसा है कि बहुत सारे मुस्लिम और अगर एक हिंदू है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ईद का फंक्शन जो भी है वो अटेंड करो। इसमें क्या फ्रीडम है, उसको उसका मन करेगा तो वो अटेंड करेगा, उसका नहीं मन करेगा तो वो नहीं करेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, 5th हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल नंबर 29 टू आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज लैंग्वेज एंड कल्चर। आर्टिकल 29 ये बोलता है, इसमें क्या है बेसिकली, इसको आप अगर डेफिनेशन समझें, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चर जो है उनका, जो कल्चर है संस्कृति है उसका, और एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है। हम देखते हैं आर्टिकल 29 बोलता है कि माइनॉरिटी जो है ना, माइनॉरिटी आपको पता है इंडिया में माइनॉरिटी क्या है, कि मुस्लिम को माइनॉरिटी में मानते हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जिस बेसिस पे हम क्या माइनॉरिटी को टैकल करते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, अब देखिए आप कि अगर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जैसे ईद का जो इनका जो भी दिन होता है, जो फंक्शन होता है, तो ईद के दिन ऐसा नहीं होता ना कि आप एक्चुअली उनको अलाउ नहीं कर रहे हो सेलिब्रेट करने के लिए। उनका जो कल्चर है वो आपको अलाउ करना पड़ेगा, उसके लिए वो उनके पास फंडामेंटल राइट है। वो भी जैसे हम जो भी हम कलश यात्रा निकालते हैं, तो उस तरह से उनका भी फंक्शंस होते हैं। तो क्या ये प्रोटेक्शन है उनके कल्चर की। अभी क्या ये तो हम रिलीजियस में चले गए, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया रिलीजियस की है। कल्चर की बात करें तो जैसे कि लैंग्वेज है उनकी, उर्दू लैंग्वेज है, अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम मोस्टली उर्दू अरबी इस तरह की लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, तो उसमें हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है, हमने कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी लगा रखा है, नहीं आप उर्दू पढ़ नहीं सकते, आप उर्दू बोल नहीं सकते, आप उर्दू सिखा नहीं सकते। हमने टोटली फ्री किया हुआ है, हमारी जो गवर्नमेंट है टोटली हम फ्री है, फ्रीडम है उनके पास इसको प्रिजर्व करने का, लैंग्वेज को, और उनका जो कल्चर है, जो भी उनका कल्चर रहता होगा, जो भी उनके कल्चरल डांस है, सॉन्ग्स हैं,
जो भी उनकी नॉवेल्स है, जो भी मतलब जैसा भी वो कल्चर फॉलो करते हैं, उसको प्रोटेक्शन का हमारा अधिकार है प्रोटेक्शन के लिए। यही सेम हमारे लिए भी है, हमारे पास भी कल्चर के प्रोटेक्शन है। अब हरियाणा का कल्चर अलग है तो उसको आप प्रोटेक्ट करो, आपके पास पूरा पूरा राइट है, आप कोई उसको खराब नहीं कर सकता। अब आप देखिए आर्टिकल हम 30 की बात करें, माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब देखिए आप, जो माइनॉरिटीज है, जैसे आपने मुस्लिम्स में देखा होगा, ज़्यादातर उन्हीं में होता है, इनमें भी होता है, क्रिश्चियंस में भी होता है, क्या इनके खुद के स्कूल्स होते हैं। मुस्लिम्स की वो जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक मस्जिद में वो पढ़ाते हैं। मुस्लिम्स जो एक्चुअली वो बच्चों को पढ़ाने का उनका एक स्कूल होता है, जो वो छोटे बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं। मस्जिद के अंदर एक स्कूल होता है, उसका मुझे एक्चुअल में नाम नहीं याद आ रहा, उसको वो कुछ बोलते हैं, मदरसा, सॉरी मदरसा बोलते हैं उसको। तो एक्चुअली क्या है, मदरसा इज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का उनके पास 100% राइट है, ये उनका राइट भी है और फंडामेंटल राइट है। वो चाहे तो मदरसा चला सकते हैं, हमारे पास भी है, हम गुरुकुल चलाते हैं। और क्रिश्चियंस है वो मिशनरीज के स्कूल चलाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, माइनॉरिटीज के पास कैसा राइट है, एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खुद मैनेज कर सकते हैं, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट उन्हें नहीं चाहिए। तो ठीक है, माइनॉरिटीज को ऐसा मिला हुआ है, ये उनका राइट है। आर्टिकल 30 अगर कोई पूछे तो आप एग्जैक्ट बताना, याद रखना कि ये माइनॉरिटीज के लिए है। क्या है माइनॉरिटीज के लिए, कि माइनॉरिटी अपने इंटरेस्ट के स्कूल्स, अब ऐसा भी नहीं कि वो कोई नेगेटिव स्कूल ही बना ले, कुछ नेगेटिव ही सिखाने लग जाए, वेरीफाई होती है चीज़ें, बट यस अपने अगर वो कल्चर को बचाने के लिए, अगर वो बता रही है कि मुझे अपनी लैंग्वेज बचानी है इसलिए मैं मदरसा खोल रहे हैं, तो हाँ वो ऐसे ही खोला जाता है, स्कूल्स ये ऐसे ही खोलते हैं बेसिकली। तो ये सब चीज़ें क्या है, आर्टिकल 30 के अंदर आती है। अब हम देखते हैं हमारा जो 6th फंडामेंटल राइट है वो क्या है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इस फंडामेंटल राइट में हमारे पास एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32, ठीक है। अब अगर आप पूछेंगे कि 31 कहाँ गया, तो 31 क्या प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है, जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि पहले हमारे पास 7 थे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अब हमारे पास 6 ही हो गए। तो ये हम आपको आगे जब फंडामेंटल राइट के बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी तो जितने हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज का आपको मतलब पता होगा कि नुस्खे काइंड ऑफ, कि हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। कि अभी क्या है, आर्टिकल 32 क्या बोलता है, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कंफर्ड गिव्स अथॉरिटी टू सी दी सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि फंडामेंटल राइट्स, जब आप पहला मतलब फंडामेंटल राइट की अगर बात करते हो ना, तो उसमें आपको ये आर्टिकल तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट का मतलब ही ये है कि ये जो आपके राइट्स है ये क्या है, एनफोर्सेबल है। अगर कहीं भी वॉयलेशन होता है तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट आपको अथॉरिटी देती है, सुप्रीम कोर्ट आपके पास कन्फर्ड राइट्स हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आई होप कि आपको फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड मैं आपको बता देती हूँ आपको पढ़ना कैसे है। आपको आर्टिकल नंबर सबके याद करने हैं, आपको नंबर याद करने हैं। आप चाहिए तो इसकी कोई ट्रिक बना लीजिए, या फिर वैसे मैंने आपको बहुत इजीली समझाया। और अगर आप एक एक चीज़ देखेंगे ना तो 6 ही है हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट्स कोई ज़्यादा नहीं होते, बहुत ही नॉर्मल, लाइक आप याद कर लेंगे इनको चलते फिरते भी। अगर 4 बार अगर ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो 5वीं बार आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको पता है, अब आप सोचिए, अभी मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ साथ साथ कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी में भी हमसे नहीं छीना जाता, तो आर्टिकल 20 और 21। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये आर्टिकल जो 20 है और जो आर्टिकल 21 है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस और राइट टू लाइफ एंड ये जो हमारा जो लाइफ का है, ये आप किसी की लाइफ छीन नहीं सकते, ये आर्टिकल जो है। तो आपको ऐसा याद होना चाहिए कि ये 2 आर्टिकल तो आपको ऐसे ही याद हो गए, 20-21 तो याद हो गया। अब आपको एक ही याद करना है, आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको एक याद, तो आप इस तरह से ऐसे कनेक्ट करके चीज़ों को याद करिए, आपको बहुत ही क्विकली याद हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी हेल्प, इसमें असिस्टेंस कुछ भी चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड आशा करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें सारी समझ आई होगी। कोई भी वर्ड अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा होगा, आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी लग रही हो कि नहीं मेरे को ये हिंदी में ही चाहिए था, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वैसे मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको बच्चों को जो भी है, क्योंकि अभी क्या है कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली हिंदी के स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं,
तो मैंने पूरा ट्राई किया कि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है नहीं जो कि आपको नहीं समझ आए। ऑब्वियसली आप सब ये सब चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन इज भेदभाव, तो ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल है। फिर भी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मेंशन कर दीजिएगा, वो हम आपको क्लियर कर देंगे। एंड आशा करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ आई होगी, जितना मैंने आपको अभी वर्बली बताया है। आपको पीडीएफ ये मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल है हमारा एग्जाम समाधान, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप एग्जाम समाधान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और पीछे के लेक्चर्स ज़रूर देखो। और आप स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू।